मेरा नाम रमेश है। मैं एक छोटे से गांव करौली का रहने वाला हूँ। गांव में मेरी माँ और 3 छोटी बहनें रहती थी। पिताजी का देहांत कुछ साल पहले एक खेत में ट्रैक्टर पलटने की वजह से हो गया था। उस हादसे ने हमारा सब कुछ छीन लिया। मैं उस वक्त सिर्फ 18 साल का था और मेरी पढ़ाई भी बीच में ही छूट गई। घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ पड़ी थी। गांव में मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ मुश्किल था। एक दिन गांव के ही एक बुजुर्ग ने मुझे सलाह दी, रमेश शहर जाओ, वहाँ अच्छी कमाई हो सकती है। माँ को ये बात पसंद नहीं थी। वो मुझे अकेले शहर भेजने से डरती थी, लेकिन घर की हालत देखकर आंसुओं के साथ उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। शहर की चकाचौंध और तेज रफ्तार जिंदगी ने मुझे शुरू में डरा दिया। मैं एक सीधा सादा गांव का लड़का था। ना मुझे शहर की भाषा समझ आती थी, ना ही रास्ते। फिर भी पेट की भूख ने मुझे हिम्मत दी। कई दिन भटकने के बाद एक जानकार के जरिए मुझे दिल्ली के एक पॉश इलाके में एक बड़े बंगले में नौकरी मिल गई। मेरा काम था घर की साफ सफाई और छोटे मोटे काम। बंगले की मालकिन अनीता मैडम बेहद खूबसूरत और नरम दिल की थी। उनकी उम्र कोई 30-32 साल की रही होगी। उनकी मुस्कान और बात करने का अंदाज ऐसा था कि कोई भी उनका दीवाना हो जाए। मैं भी उनसे प्रभावित होने लगा था। मैं उनका हर काम बड़े ध्यान और लगन से करता, चाहे पानी लाना हो, बाजार से सामान लाना हो या फिर कोई और छोटा मोटा काम। अनीता मैडम मेरे काम से खुश रहती थी। कभी कभी वो मुझे इनाम में कुछ पैसे भी दे देती थी। उनके कपड़े, उनके हंसने बोलने का तरीका, सब कुछ मुझे आकर्षित करता था। गांव में औरतें साड़ी और पल्लू में रहती थी, लेकिन मैडम कभी सलवार कमीज तो कभी वेस्टर्न कपड़े पहनती थी। उनकी हर अदा मुझे नई लगती थी। मैं शर्म से नजरें झुका लेता, लेकिन मन में एक अजीब सी हलचल होती थी। एक बार मैडम ने हंसते हुए मुझसे पूछा, रमेश तुम इतना शर्माते क्यों हो? मैं तो बस ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। मैंने हकलाते हुए कहा, मैडम गांव में ऐसा कुछ नहीं देखा, बस इसलिए। वो जोर से हंसी और बोली, तुम बहुत भोले हो रमेश। धीरे धीरे मेरे मन में उनके लिए कुछ और ही भावनाएं जागने लगी थी, लेकिन मैं डरता था। अगर मालिक को मेरे मन की बात पता चली तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी थी। मेरी माँ और बहनों का पूरा खर्चा इसी से चलता था। फिर भी अनीता मैडम की एक झलक पाने के लिए मेरा मन बेताब रहता था। एक दिन मैडम बाजार से बहुत थकी हुई लौटी। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, रमेश एक गिलास ठंडा पानी लाओ। मैं तुरंत पानी ले आया। पानी पीने के बाद वो सोफे पर लेट गई और बोली, आज बहुत थक गई हूँ, जरा मेरे पैर दबा दो। मैं उनके पैरों के पास बैठ गया और धीरे धीरे उनके पैर दबाने लगा। उनके नाजुक गोरे पैरों को देखकर मेरा मन विचलित होने लगा। मैं मन ही मन खुद को समझा रहा था कि ये गलत है। तभी अचानक मालिक रवि साहब घर आ गए। मुझे देखकर उनकी आंखों में गुस्सा सा भड़क उठा। मैं तुरंत खड़ा हो गया। मैडम ने भी आंखें खोली और बोली, अरे आप आ गए रमेश, जाओ साहब के लिए पानी लाओ। मैं किचन की ओर भागा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। साहब की नजरें जैसे मेरे मन को पढ़ रही थी। पानी लेकर लौटा तो साहब ने मुझे कड़क आवाज में कहा, रमेश इस घर में अपनी हद में रहना। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं समझ गया कि मुझे अब और सावधान रहना होगा। इसके बाद मैंने मैडम से दूरी बनानी शुरू कर दी। उनकी ओर देखने से भी बचता, लेकिन मन तो मन था। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनका चेहरा, मैं समझ गया कि मुझे अब और सावधान रहना होगा। इसके बाद मैंने मैडम से दूरी बनानी शुरू कर दी। उनकी ओर देखने से भी बचता, लेकिन मन तो मन था। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनका चेहरा, सब मेरे दिल में बस गया था। कुछ दिन बाद पड़ोस के घर में चोरी की कोशिश हुई। वहाँ के गार्ड ने चोरों का पीछा किया, लेकिन गोलीबारी में वो घायल हो गया। इस घटना के बाद साहब ने मुझे घर की चौकीदारी की जिम्मेदारी दे दी। मैं अब घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर गेट पर बैठने लगा। मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था। मैडम को अब मैं सिर्फ तभी देख पाता था जब वो बाहर जाती
या लौटती मेरे दिन सूने हो गए। उनकी एक झलक के लिए मैं तरसने लगा। इसी बीच गांव से माँ का फोन आया। मेरी छोटी बहन राधा की तबीयत बहुत खराब थी। माँ ने मुझे तुरंत गांव आने को कहा और कुछ पैसे लाने को भी बोला। मैंने मैडम से छुट्टी मांगी। उन्होंने न सिर्फ छुट्टी दी बल्कि कुछ पैसे भी दिए और बोली, रमेश, अपने परिवार का ख्याल रखना। उनकी इस दरियादिली ने मेरा दिल जीत लिया। मैं गांव पहुंचा। मेरी बहनें मुझसे लिपटकर रोने लगी। माँ ने मुझे गले लगाया और बोली, बेटा तू बहुत कमजोर हो गया है। मैंने उन्हें तसल्ली दी और राधा को अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसे डेंगू हो गया है। इलाज में काफी खर्चा हुआ, लेकिन मैडम के दिए पैसों ने मेरी बहुत मदद की। कुछ दिन बाद राधा ठीक हो गई, लेकिन माँ ने मुझे और दिन रुकने को कहा। मैं एक हफ्ते बाद दिल्ली लौटा। जब मैं वापस आया तो पता चला कि मैडम अपनी माँ के पास मुंबई गई हैं। उनका न होना मुझे खलने लगा। कई दिन बाद जब वो लौटीं तो मैंने देखा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उनकी हंसी गायब थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, मैडम आप ठीक तो हैं? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ रमेश, मैं ठीक हूँ। लेकिन उनकी आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। मैडम अब ज्यादातर अपने कमरे में रहती थी। साहब का आना जाना वैसे ही था, लेकिन वो मैडम की हालत से बेपरवाह लगते थे। एक रात जब साहब घर नहीं आए थे, मुझे मैडम की चिंता हुई। मैं उनके कमरे के पास गया और दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। तभी मैंने देखा कि उनके बाथरूम की लाइट जल रही थी। मेरे मन में गलत ख्याल आए, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को रोका। फिर भी चिंता ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने बाथरूम की खिड़की से झांका और मेरी सांसें थम गईं। मैडम फर्श पर बेहोश पड़ी थी। मैंने तुरंत नौकरानी को बुलाया और चाबी मंगवाई। हमने दरवाजा खोला और मैडम को बाथरूम से बाहर निकाला। ड्राइवर की मदद से मैं उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, लेकिन समय पर लाने की वजह से उनकी जान बच गई। साहब को फोन किया और वो भी अस्पताल पहुंच गए। 2 दिन बाद मैडम घर लौटीं। वो अब पहले से बेहतर थी, लेकिन कमजोर थी। एक दिन मैडम ने मुझे बुलाया और कहा, रमेश, तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ। मैं शर्मिंदगी से चुप रहा। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, मैडम आपको ऐसा क्या हुआ था? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, रमेश, कुछ दर्द दिल को तोड़ देते हैं। साहब की बेवफाई ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया। वो किसी और के साथ वक्त बिताते हैं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मेरा मन टूट चुका है। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। मैं कुछ कह नहीं पाया, बस चुपचाप उनकी उदासी को महसूस करता रहा।